मेरी शादी मेरे माँ-बाप की मर्ज़ी से हुई थी। यह माँ के दूर के रिश्तेदार थे और ये 3 बहन-भाई थे। उनकी माँ का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनके बाबा ने ही उन्हें अकेले माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। बड़ी बेटी की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही शादी कर दी थी और फिर इसकी शादी के कुछ साल के बाद वह भी इस दुनिया से विदा हो गए। अनम मेरी होने वाली ननंद का नाम था। इसकी शादी भी इसी शहर में हुई थी और वह बहुत ही आदत की अच्छी लड़की थी। मेरा रिश्ता लेने के लिए वही आई थी और शादी के तमाम इंतज़ाम भी उसने ही देखे। और जिस दिन मैं विदा होकर इस घर में आई तो उसने घर की चाबियां मेरे हाथ पर रखी और कहा कि आज से तुम इस घर की मालकिन हो। ये घर तुम्हारा है, बस मेरे दोनों भाइयों का हमेशा ख्याल रखना। ये बात कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझसे उन लोगों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी अपने पति के साथ शादी वाले दिन ही मुलाकात हुई थी। मैंने बहुत खुशदिली के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी और ये सब बदलाव मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस दिन रात का वक्त था, मैं अपने पति के साथ मसरूफ़ थी। कमरे की लाइट जल रही थी, हम बातों में बिजी थे। अचानक मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ पर खड़ा देख रहा हो। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, मगर सही तौर पर मुझे वहाँ पर किसी का साया नजर आ रहा था। जब मैंने अपने पति से कहा और उसका ध्यान उस तरफ करवाया तो वे चौंक गए। जब वे बिस्तर से उठे तो वे साया वहाँ से हट गया था, जिसका मुझे यकीन हो गया कि वहाँ पर कोई था। वह कमरे से बाहर निकल कर देखने लगे, मगर घर पर कोई भी नहीं था। मेरा देवर अपने कमरे में सो रहा था। तब मेरे पति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और मैं उनको इस कदर परेशान देखकर हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, वहाँ पर कोई भी ना हो। मेरी बात पर वे कहने लगे, हाँ ये तुम्हारा वहम ही था, अगर कोई होता तो मुझे ज़रूर नज़र आ जाता। और वैसे भी घर में मेरे भाई के अलावा कौन और हो सकता है, और वह भी अपने कमरे में सो रहा है। उसका अंदाज़ा मुझे साफ टालने वाला था, जैसे वे मुझसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रहे हों। और इस वक्त वह बात आई गई हो गई, मगर अब अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ पर खड़ा कोई मुझे देख रहा हो। और जब मैं पति से इस बात का जिक्र करती तो वे परेशान हो जाते। अब मैंने उनसे इस बात का जिक्र करना छोड़ दिया, मगर एक उनकी बात मुझे हैरान कर रही थी। वे मुझे अपने भाई से दूर रहने के लिए कहने लगे थे। पहले तो वे दबे लफ्ज़ों में मुझे उससे दूर रहने को बोलते थे, मगर अब वे अजीब से तौर पर मुझे कहते, सिर्फ ज़रूरत की बात क्या करो मेरे भाई के साथ, मैं तुम्हें इसके साथ बिना वजह फ्री होता ना देखूं। मुझे औरतों का गैर मर्दों के साथ बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ज़्यादा बातें करने की आदत तो मुझे भी नहीं थी, मगर घर के काम और इसके काम तो मुझे करना ही पड़ते थे। इसको वक्त पर खाना देना, उसको कपड़े प्रेस करके देना, क्योंकि वह अपाहिज था और अपना कोई काम वह खुद से नहीं कर सकता था। इसके लिए एक आदमी रखा गया था जो पूरा दिन इसके साथ रहता था, मगर रात को अपने घर चला जाता था। काम तो मुझे ही करने पड़ते थे और फिर कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर बात भी करनी पड़ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे पति अपने भाई से इतनी दूर क्यों हैं, क्योंकि जबकि मेरे देवर ने तो कभी मुझसे किसी किस्म की बात की ही नहीं और ना ही मैंने इनसे कभी कोई गलत बात देखी थी। मुझे लगता था कि मेरे पति को अपने भाई की तरफ से कोई गलत फहमी हो गई है और मैं चाहती थी कि मैं उनकी जल्दी से जल्दी ये गलत फहमी दूर कर दूँ, क्योंकि इस दुनिया में उनके थोड़े से ही रिश्ते थे। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो अपने पति को अपने ख़ानदान वालों से दूर करती हैं, बल्कि मैं ये चाहती थी कि वे अपने भाई के साथ अपना रवैया अच्छा कर लें, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था वे इसके साथ बहुत रूड रहते थे और बहुत ही अजीब तरीके से बात किया करते थे। और उनके इस तरह से बात करने पर मैंने अपने देवर के चेहरे पर उदासी की एक लहर भी देखी, जैसे से अपने भाई के रवैये से बहुत तकलीफ़ होती हो। और मैं जब उनसे इस बारे में बात करती तो वो मुझे डांट देते और खामोश करवा देते और मुझे कहते कि तुम इस मामले में मत पड़ो, जबकि वे अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। और इस दिन वो आदमी जो मेरे देवर के काम करने के लिए रखा गया था वे छुट्टी पर था। इसे खाना देने के लिए जब इसके कमरे में मैं गई तो मैं वापस पलटने ही लगी, जब इसकी आवाज़ पर मैं रुक गई। कहने लगा, भाभी आप मेरे पास कुछ देर बैठ जाया करें, या भाई ने आपको मुझसे बात करने से मना किया हुआ है। इसके लहजे ने बहुत ही ज़्यादा उदासी थी। तब इसकी तरफ देखकर मेरे दिल को ख्याल आया और मैं उसकी बात से खुश होने लगी और मैं अपने पति की बात भूल गई जो उन्होंने मुझे कही थी।
अब मैं इसके साथ काफ़ी हद तक वक्त गुजारने लगी थी। मुझे इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता था, क्योंकि वह अपाहिज था और वह कहीं भी आने जाने से महरूम था। पूरा दिन बस वह अपने कमरे में लेटा रहता। अब मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारने लगी थी और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह बहुत अच्छी बातें करता था। उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, जबकि मेरे पति बातें बहुत कम करते थे। वे बहुत ही कम बोल इंसान थे, बस मैं ही बोलती रहती और वे खामोशी से सुनते रहते। मगर धीरे धीरे मुझे अपने देवर की बातें थोड़ी अजीब लगने लगी थी। कभी कभी वह बहुत ही अजीब से अंदाज में बात करने लगा और जब मैं इसकी बात को महसूस कर जाती तो बात को दूसरी तरफ मोड़ देता। मगर अब वह मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे पति से अलग करने लगा। इसकी एक बात मेरे दिल में जैसे चुप कर रह गई थी। उसने मुझे बताया कि भाई शादी से पहले एक लड़की को पसंद करते थे और इसके साथ शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार थे। तब बाबा जिंदा थे और बाबा इस रिश्ते के खिलाफ थे, मगर भाई की जिद पर उन्होंने वहाँ पर मंगनी कर दी। मगर कुछ ही दिन गुजरे, जब इस लड़की को कोई और अमीर लड़का मिल गया तो उसने मेरे भाई को छोड़ दिया, उसने मंगनी तोड़ दी। तब मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे थे। एक बार तो उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, मगर वक्त पर ही बाबा उन्हें उठाकर अस्पताल में ले गए और उनकी जान बच गई। तब से भाई ऐसे ही हो गए हैं। मैं जानता हूँ वे आपसे भी वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसे उन्हें करनी चाहिए और ना ही आपसे वे ज़्यादा बातें करते हैं। अभी भी वे हर वक्त गुमसुम से रहते हैं। मेरा मकसद आपको उनसे अलग करना नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप उन्हें प्यार से बदलने की कोशिश करें। जब उनके दिल में आपके लिए प्यार पैदा हो जाएगा तो वे आपकी कदर करने लगेंगे और अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाएंगे। इसकी ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरे पति ने मुझे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, ये सोच कर के मेरा पति मुझसे पहले किसी और से मोहब्बत करता था और वे अभी तक उसको भूल भी नहीं सके। अब मेरा उनसे रवैया बदलने लगा। अब मैं भी गुमसुम रहने लगी थी। मैंने उनके साथ बात करना काफ़ी हद तक कम कर दिया था। मेरी खामोशी और बदलते रवैये को उन्होंने पहले तो नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब काफ़ी दिन तक मेरा यही रवैया रहा तो वे चौंक गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, तुम मुझसे दूर दूर और उदास सी क्यों रहने लगी हो। जब वे मुझे ज़्यादा फोर्स करने लगे तो मैं भी फूट पड़ी और उनसे कहने लगी कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप खुद भी मुझसे बात नहीं करते, आप अभी तक अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल नहीं सके। तो मैं आपसे बात करूं या ना करूं, मैं उदास रहूं या खुश रहूं, आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपके दिल में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मेरी खुशी भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी बातें सुनकर वे हैरत में पड़ गए। ये सब कुछ तुम्हें किसने कहा? मगर मेरे कोई भी जवाब दिए बगैर ही वे समझ गए कि मुझे ये सब कुछ उनके भाई ने बताया है। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वे मुझे कहने लगे, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें मुझसे दूर रहोगी, इसके साथ बात नहीं करोगी, तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आई? उनके इस कदर गुस्से करने पर मैं डर गई थी। फिर मेरी हालत देखकर वो कहने लगे कि वे मुझे पसंद थी और मैं इसके साथ शादी करना चाहता था, मगर जब इसने मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली तो मैं भी उसे आहिस्ता आहिस्ता भूल गया। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और किसी का भी प्यार नहीं है और ना ही किसी की जगह है। मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हें अपने भाई के पास न देख लूँ। इसे धमकी समझो या कुछ और समझो, और अगर मैंने तुम्हें इसके साथ बात करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और ये बात मैं सही कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में, इसलिए अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो। मैं उनकी बात सुनकर हैरत में पड़ गई थी। अपने सगे भाई से वो इस कदर नफरत करते थे, आखिर मैं उनके साथ क्यों बात न करूं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि वे अपने भाई से इतने फासले पर क्यों खड़े थे। और फिर मैंने अपना घर बचाने के लिए उनकी बात मान ली और उनके भाई से दूरी बना ली। वे अभी भी मुझसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता और धीरे धीरे मैं फिर से उससे बात करने लगी थी। मगर अब मैं कोशिश करती कि पति के सामने ऐसी कोई बात ना हो जिससे उसे इस बात पर शक हो। और मेरा देवर भी मुझे कहता कि लगता आपको भाई से मुझसे बात करने से मना किया हुआ है। इसकी बात पर मैं खामोश हो जाती। वे मुझे कहने लगा कि आपको पता है भाई ऐसा क्यों कहते हैं, वे आपको मुझसे बात करने से क्यों मना करते हैं। यह सवाल तो मेरे दिमाग में भी कब से चल रहा था। मैं भी इससे ये बात पूछना चाहती थी, मगर सवाल ज़ुबान की नोक पर आते आते रुक जाता था। वे कहने लगा कि भाई का एक ऐसा राज है, एक ऐसी बात है जो उन्होंने सबसे छुपाई हुई है और वे नहीं चाहते कि इस बात के बारे में किसी को पता चले। उनका ये राज किसी पर खुले। मैं उसकी बातें पर झट
छटपटा कर रह गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा क्या राज है। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो वह कहने लगा कि वह अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर वे मुझे सब कुछ बता देगा। मगर अब मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। वह कहने लगा कि अगर आपको ये बात जानने की जल्दी है तो आपको खुद ही राज जानना होगा, और अगर मुझसे पूछना चाहती हो तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपको थोड़े से वक्त तक सब कुछ बता दूंगा। मगर मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मेरे दिल में शक की चिंगारी जल उठी थी। अब जब वह घर आए तो मुझे उनकी हर बात ही शक में डाल रही थी। हालांकि वह हर रोज़ ही फ़ोन पर बिजी रहते थे और दोस्तों के साथ मैचेस पर बात भी करते रहते थे, सोशल मीडिया का यूज़ भी करते थे। मगर इससे पहले मेरे दिल में कभी भी उनके लिए शक पैदा नहीं हुआ था। मगर अब मैं उनकी हर बात को ही शक की निगाह से देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे छुप कर लड़कियों से बातें कर रहे हों। और फिर उनके नंबर पर किसी की कॉल आई तो वह कॉल सुनने के लिए बाहर चले गए। मेरे गुस्से से बुरा हाल हो गया, मेरा दिमाग खोलने लगा। काफ़ी देर के बाद उनकी वापसी हुई और आते के साथ ही मैंने उनसे पूछा कि किसकी कॉल थी। वे जब भी मोबाइल पर बिजी थे और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे दोस्त की। मगर मुझे उनका मुस्कुराना बुरी तरह से चिढ़ा रहा था। आप कब से दोस्तों से बात करके इतना खुश होने लगे, और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ बात करके मेरे सामने नहीं हो सकती। मेरा अंदाज़ इतना तीखा था, इतना रूखा था। वह हैरान होकर मुझे देखने लगे और कहने लगे रमन की कॉल थी। रमन उनके बचपन का दोस्त है और वो दुबई में रहता है और अब अक्सर ऐसा ही होने लगा। उनके काफ़ी सारे दोस्त कानपुर से बाहर रहते थे और वे अक्सर इसी रात ही कॉल किया करते। मगर मुझे लगता था कि वे किसी लड़की से बात करते हैं, क्योंकि बात करते करते कमरे से बाहर चले जाते। और एक बार जब वे फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चले गए तो मैं भी उनके पीछे चली गई। मगर उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझसे आज तक इस अंदाज में कभी बात नहीं की थी और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने हड़बड़ा कर अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर कमरे में ले आए। तुम होश में तो हो, पागल तो नहीं हो गई? उनके अंदाज में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और इस वक्त गुस्सा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। जब आप मेरे बजाय दूसरों को वक्त देंगे, मुझसे मुंह मोड़ कर रखेंगे, मगर बाकी लोगों से खुशी खुशी बात करेंगे, तो इस बात पर मैं गुस्सा भी ना करूं। वे मुझे काफ़ी देर खामोश नज़रों से देखते रहे। कहने लगे कि तुमने फिर से मेरे भाई के साथ उठना बैठना शुरू तो नहीं कर दिया। मगर अब मैं खामोश हो गई थी और उनसे झूठ बोला कि मैं उससे बात नहीं करती, सिर्फ काम की हद तक बात करती हूँ। अब मैं अपने देवर से कहने लगी थी कि मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानती। वे सर नीचे करके मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हाँ ठीक है, मैं 1-2 दिन तक आपको बता देता हूँ, मगर अभी क्यों नहीं। मैं इसकी बात पर जिद करने लगी कि मुझे अभी बताओ, और इसका यह कहना था कि वह मुझे आज नहीं मगर कल इसके बारे में ज़रूर बता देगा। मैं बेसब्री के साथ कल का इंतज़ार करने लगी थी और अगले दिन जब मैंने अपने देवर से इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि आपने ये दवा रात को भाई के दूध के गिलास में मिला देनी है। इस दवा को देखकर मैं चौंक गई और पूछने लगी कि ये कैसी दवा है। वह कहने लगा ये मुझे रात को पता चल जाएगा, इस दवा के इस्तेमाल के बाद ही वे मुझे राज की बात बताएगा। मेरे दिल में क्योंकि शक और भी बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका था और मैं सोच रही थी कि जब इसका सगा भाई इसके बारे में कोई बात कर रहा है तो यकीनन वे सच ही होगा। रात होते ही मैंने वे दवा अपने पति के दूध के गिलास में डाल दी और खुद किचन में बर्तन धोने लगी। जब मैं वापस कमरे में गई तो दूध का गिलास खाली था। मैं बेफिक्र हो गई कि उन्होंने ये दवा पी ली है। अब बस मुझे वे राज जानना था, जिस राज को जानने के लिए मैं इतने वक्त से बेताब हो रही थी। इसके खुलने का वक्त आ गया था और जब मैं अपने देवर के कमरे में गई तो वे मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। वे मुझसे कहने लगा कि आपने भाई को वे दवा इस्तेमाल करवाई है? हाँ, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे जल्दी से बताओ वे क्या राज है, उसको जानने के लिए मैं बेचैन हो रही हूँ। मेरा इतना कहना था कि इसने चेहरे के अंदाज अजीब से हो गए, इसके देखने का अंदाज बदल गया। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा, ऐसा लगा जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैं वहाँ से उठकर जाने लगी मगर अगले पल मेरे लिए हैरान करने वाले थे। मेरी जान निकल देने के लिए काफ़ी थी। उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और कहने लगा आपको
आपको इतनी क्या जल्दी है जाने की? अभी आई हो, बैठो कुछ देर। उसका अंदाज, अल्फाज, लहजा सब कुछ बदले हुए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर मुझे ये भी यकीन था कि वे एक अपाहिज इंसान है। वे मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वह तो चलने के लिए भी दूसरे का मोहताज था। मैं मेरा क्या बिगाड़ सकता था? मगर ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली ले गईं जब वह लाठी के बगैर खड़ा हो गया और लाठियों को उठाकर उसने एक तरफ फेंका और अब मेरे सामने खड़ा था। मैं हैरत से मुंह खोले उसे सर से पांव तक देख रही थी। वह तो अपाहिज था, उन लाठियों का मोहताज था। तो क्या ये सब कुछ ढोंग था, ड्रामा था जो उसने सबकी नज़रों में रचाया हुआ था? तो उसकी बहन भाई थे, उसकी हकीकत से अनजान थे, या वे सब आपस में मिले हुए थे? जो भी था, ये सब मेरे लिए किसी कयामत से कम न था। वह तो मुझे मेरे पति का राज बताने वाला था, मगर अब मैं बहुत परेशान हो गई और कोई राज जानने की ख्वाहिश नहीं रही थी। मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं ज़मीन पर बैठती चली गई। वह मेरी हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने अपना सर दोनों हाथों से थामा और अब वह गलत इरादे लेकर मेरी तरफ बढ़ा तो मैं करंट खाकर पीछे हटी। कुछ ऊपर वाले का डर करो, ये सोच कर ही शर्म कर लो कि मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ, तुम्हारे खानदान की इज्जत हूँ, और तुम अपने ही घर की इज्जत को मैला करने पर तुले हुए हो। नफ़रत है मुझे भाई से, मुझे उस शख्स से। इसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मैं इससे भी खुशियाँ छीन लेना चाहता हूँ। अब की बार मैंने इसे हैरत से देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? अपने ही भाई से तुम नफ़रत किस तरह से कर सकते हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है? उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं पलक से मोहब्बत करता हूँ और इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने इससे मंगनी रचाई। मगर मैंने भी उनकी शादी इसके साथ नहीं होने दी और पलक को उनसे इतना दूर किया कि इसने भाई को छोड़ दिया और किसी और आदमी से शादी कर ली। मैं आपको भी उससे अलग कर देना चाहता हूँ और मैं चाहता था कि आप भी उसे छोड़कर चली जाएं और वह भी वे तकलीफ़ से गुजरे जो मैंने सही है। और यह अपाहिज होने का ड्रामा भी मैंने आपकी शादी से कुछ वक्त पहले ही रचाया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने डॉक्टर को पैसे देकर ख़रीद लिया और इससे ये सब कहने को बोला जो मैं करवाना चाहता था। सब लोग ही मुझे बेचारा और अपाहिज समझते थे, मगर हकीकत ये है जो तुम देख चुकी हो। मगर अफसोस तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और अगर तुम किसी को बताओगे भी तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा मक्कार इंसान लग रहा था जिसे रिश्तों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। मुझे रह रहकर अपने पति की बातें याद आ रही थी जब वे मुझे उससे बार बार दूर रहने को कहा करते थे, मगर तब मैं उनकी बातों को समझ नहीं सकी और अब जब समझ आई तो वक्त गुजर चुका था। इसकी बात सही थी कि मेरा कोई भी यकीन न करता, मगर एक आवाज़ पर मैं तड़प कर पलटी। मैं इसकी बात का यकीन करूँगा क्योंकि मैं भी सच अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अपने कानों से सुन चुका हूँ। मेरे देवर के चेहरे के अंदाज भी मेरे से छुपे नहीं थे। मैं भागते हुए उनके पीछे जाकर छुप गई। ये तो मैं पहले दिन से ही जानता था कि तुम अपाहिज होने का ड्रामा कर रहे हो और तुम्हारी पलक के साथ मोहब्बत से मैं वाकिफ़ नहीं था। पलक मुझे पसंद करती थी और इसकी पसंद पर ही रिश्ता हुआ था। हाँ, ये मेरे लिए हैरानी की बात है कि इसे भी तुमने ही मुझसे अलग किया था। मैं इस बात के बारे में नहीं जानता था, मगर मैं ज़रूर जानता था कि तुम मेरी बीवी पर बुरी नज़र है। तभी मैं इससे तुमसे दूर रखने की कोशिश किया करता था और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इस आदमी को रखा था जो मुझे तुम्हारी पल पल की खबर देता। जो भी इसके साथ बात करते थे वह भी मुझे हर बात बताता था कि मैंने इसे रखा ही इस मकसद के लिए था। और जब तुमने आज उससे नींद की दवा मंगवाई तो उसने मुझे बता दिया। मैं समझ गया था कि तुम्हारे इरादे ख़तरनाक है, मगर तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैं नहीं सोच सकता था। अब मेरा देवर शर्म से सर झुकाए खड़ा था। वे नहीं जानता था कि इसका राज यूँ उसके अपने पर खुल जाएगा। और आज जब ये गिलास में दवा मिला रही थी तो मैंने देख लिया था और वे दूध मैंने गिरा दिया था और तुम्हें ये लगा कि मैंने उस दूध को पीकर ख़त्म किया है। अगर मैं ऐसा करता तो मैं तुम्हारा सच कभी भी नहीं जान सकता था, वह सच जिस पर पहले मुझे शक था और अब यकीन में बदल गया। कुछ दिन के बाद मेरे पति मुझे लेकर अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब मैं बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा हो रही थी कि मैंने अपने इतने अच्छे और शरीफ पति पर शक किया।
अगर उस दिन वे वाकई वे दूध पी लेते तो मैं खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल न रहती। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और तुमने मेरे भाई की बातों में आकर मुझ पर शक किया। और मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। मेरा देवर हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर मेरे पति की मौजूदगी में आता और हमसे माफ़ी मांगता। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया मगर मैं इसके साथ कोई भी बात नहीं करती थी। और फिर देवर ने भी अब उनके साथ ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। उनके ऑफिस में ही एक लड़की थी जिसको वह पसंद करता था और उसकी मर्ज़ी पर उसके साथ शादी कर दी गई। मैं अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, मगर आज भी वो रात मुझे याद आती है तो मैं ऊपर वाले का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी इज़्ज़त सलामत रह गई थी। धन्यवाद दोस्तों।